नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आर्थिक आधार पर मोदी सरकार के 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद मुद्दा यूं तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। और हो क्या रहा है, ठीक इसके उल्टा। विपक्ष ने गरीबों को आरक्षण पर 100% शुद्ध देशी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। आर्थिक आरक्षण पर सबसे बड़ा दांव चला है एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे को सवर्णों का कानून कहा है और एससी, एसटी, ओबीसी को यह डर दिखाया है कि उनका आरक्षण छीन लिया जाएगा। सवाल कई हैं। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया था, लेकिन दक्षिण के एकीकरण के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने अब फैसले पर विस्तृत अध्ययन की बात कर दी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी गरीबों को सामाजिक न्याय पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्या आर्थिक आरक्षण से विपक्ष का रिजर्वेशन कार्ड छिन रहा है और क्या इसी से इतनी परेशानी है जिसे लेकर राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है? क्या ओवैसी जैसे नेता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे? सवाल पब्लिक का आज यही है और इसी के इर्द गिर्द होगी आज बड़ी चर्चा। सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 में संसद में पास हुए 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी। 5 जजों की बेंच ने तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित समेत सभी न्यायाधीशों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सहमति जताई, लेकिन जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे में शामिल न करने के जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय से असहमति जताई। इस तरह से 3-2 की मेजॉरिटी जजमेंट से एससी, एसटी, ओबीसी को हटाकर ईडब्ल्यूएस कोटे को मंजूरी मिल गई। ये 10% आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन की 50% की जो लिमिट है उससे आगे है, उससे अतिरिक्त है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हर किसी को कानूनी या राजनीतिक राय रखने का हक तो है, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी ने आर्थिक आरक्षण के बहाने हिंदुओं के बीच लड़ाई कराने का कार्ड चल दिया है? सुनिए गुजरात में चुनाव प्रचार करने गए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को चूकना-चूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर के नाम पर कानून बनाया, वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। वाह ओवैसी साहब, जय मीम के साथ ही जय भीम बोलते हैं, लेकिन क्या जय भीम की उनकी राजनीति हिंदू अपर कास्ट और हिंदू दलितों के बीच खाई पैदा करने से आगे बढ़ती है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि ओवैसी 7 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन क्या इस विरोध में वो दलितों को भड़का नहीं रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और यहां मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के ऑब्जर्वेशन को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जोर देकर कहा था कि संविधान राजनीतिक लोकतंत्र के पूरक के तौर पर आर्थिक लोकतंत्र के प्रति समर्पित है। आर्थिक लोकतंत्र का जिक्र है यहाँ पर। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया कि क्यों आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अतिरिक्त मैं यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में लिखे पहले लक्ष्य को भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा गया है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ध्यान दीजिए, सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक शब्द भी प्रस्तावना में है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि एससी, एसटी समेत सभी कमजोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष तवज्जो दी जाएगी। एससी, एसटी के बाद ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने में ये बड़ा आधार बना, लेकिन अब जब आर्थिक आधार भी आरक्षण में जुड़ा है तो इस पर संविधान से फ्रॉड करने जैसा बयान आखिर कैसे दिया जा सकता है?
ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर ओवैसी तो खुल्लम खुल्ला दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई छेड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अजब मुश्किल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। 7 नवंबर को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन 12 नवंबर को कांग्रेस का बयान आया कि कई अन्य दलों के साथ कांग्रेस ने संसद में संविधान संशोधन का समर्थन किया। हालांकि इस पर विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी की मांग की, लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसे जल्दबाजी में पारित करवा दिया गया। 5 जजेस में प्रत्येक ने इस संबंध में अनेक मुद्दों को उठाया। कांग्रेस पार्टी इसका विस्तार से अध्ययन कर रही है। तो सवाल यह भी है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर क्या अपने स्टैंड से यू टर्न करेगी कांग्रेस पार्टी? दरअसल कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया जैसे कांग्रेस नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं और तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन पार्टनर डीएमके और वीसीके खुद आर्थिक आरक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में शामिल थी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोर भी दक्षिण में है और इसीलिए शायद कांग्रेस को लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाला मसला वहां उसका सेंटीमेंट, उसके लिए मोमेंटम बिगाड़ सकता है। तो अब आपके सामने कुछ और तस्वीरें हम रखना चाहेंगे। आर्थिक आरक्षण का मसला देखिए कई राजनीतिक दलों और गठबंधनों के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसा दिखाई देता है। आरजेडी ने जनवरी 2019 में संसद में ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है? जेडीयू के लिए ये सोशल इंजीनियरिंग है और उसका वोट बैंक के लिए एक बड़ा आधार भी है और बिहार में अब सत्ताधारी गठबंधन में इसे लेकर टकराव हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने ओबीसी आरक्षण पर एक नया दांव चल दिया है। देखिए 10% का आरक्षण वो पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। तो क्या नीतीश कुमार इशारों में जिसकी जितनी आबादी आरक्षण में उसकी उतनी हिस्सेदारी का समर्थन कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तो आज जिन सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा होगी, सबसे पहले वो मुख्य सवाल आपके सामने रख दें। सवाल नंबर 1, क्या आर्थिक आरक्षण पर हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? सवाल नंबर 2, क्या आर्थिक आधार पर सामाजिक न्याय को फ्रॉड बताना संविधान की भावना का अपमान है? सवाल नंबर 3, क्या मोदी के 10% ईडब्ल्यूएस कोटे पर कांग्रेस का गठबंधन वाला समीकरण बिगड़ रहा है और इसीलिए यू टर्न जैसी परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही है? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो चर्चा होगी उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पैनल में जुड़े हैं। बीजेपी से शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला जी भी आ गए हैं और डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में करूं, डिबेट ओपन करें उससे पहले 30-30 सेकंड का समय मैं यहां पर हर पैनलिस्ट को दूंगी ताकि आप ओपनिंग रिमार्क्स इस विषय पर रख लें। तो सबसे पहले शुरुआत में यहां पर अजीज खान जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या आपत्ति है? 30 सेकंड में बताइएगा सर। देखिए मैडम, कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी गरीब को कोई हक उसका मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम तो इसके समर्थक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आर्टिकल 341 है, उस आर्टिकल 341 में ये बाकायदे संविधान में ये कोट किया गया है कि जिसकी दलितों की जितनी आबादी हो उसको उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। 22% दिखाया गया कि उनकी आबादी हो, 20% उनको आरक्षण मिला। मेरी मांग ये है और हम सब ये कह रहे थे कि आप देखिए ओबीसी अगर देखें तो 54% है। अगर 54% है ओबीसी तो उसको आरक्षण 27% क्यों मिल रहा? पहला सवाल। 17 अति पिछड़ी जाति है, उनकी जो संख्या है वो 13.5% है। लेकिन आज देखिए यही केंद्र सरकार जब सरकार में नहीं आई थी, उसने कहा था कि जो अति पिछड़ी जातियां 17 जातियां, उनको हम 30 सेकंड पूरा हो गए सर, में डालेंगे और उनका हम हक देंगे। हक क्यों नहीं दिया? अब सवाल इस बात का है, बहुत अहम सवाल। सर अभी ओपनिंग रिमार्क्स है, 30 सेकंड का समय है, ओपनिंग रिमार्क्स है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी। देखिए मीनाक्षी जी, ये बहुत बड़ा कदम है सामाजिक न्याय की तरफ और ये वो सरकार है जिसने पहली बार एक ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, जिसने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है। 60% SC ST ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में है। पीएम किसान से लेकर पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा लोन योजना,
सारी योजनाओं में हिस्सेदारी SC ST OBC समाज की 60% से ऊपर है। और आज जो गरीब तबका है, गरीब लोग है, EWS में जो आते हैं, उनको भी उनका अधिकार दिया गया। और ये कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भी इसको करने की कोशिश की थी, पर आधे मन से किया था और इसीलिए वो निरस्त हो गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सिन्हो कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, पर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा धोखा देती है, उसने पूरा नहीं किया। MIM के लोग जो है आज जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग हैं जो 12% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हैं। यह अंबेडकर जी के उसूलों के सख्त खिलाफ है, परंतु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका आज विरोध किया जा रहा है। ठीक है, एको को ठीक करा दीजिए प्लीज। तहसीन पूनावाला। मीनाक्षी जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं। आपके दर्शकों को एक चीज में क्लियर करा दूं कि EWS रिजर्वेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था। ऑफ कोर्स हमारी पिटीशन सफल नहीं हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अपेंड नहीं किया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से चुकाते हुए इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि संविधान के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जो रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन होना था, जिसे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था, ये अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे होना था, नॉट ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए जैसे बीजेपी के प्रवक्ता पहले बता रहे थे, किसान फसल योजना है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री जी सबको 80% भारतीयों को खाना देते हुए, वहां पे जाति धर्म में भेदभाव नहीं होता। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन भारत का संविधान के तहत सिर्फ जाति के आधार पर है। आगे के सेगमेंट में आपको बताऊंगा क्यों जातियों के साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है और क्यों मोदी जी नहीं चाहते कि इंसाफ हो। ठीक है, खबर छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं और यहां पर उनका 2 दिन का आगे कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो ये वही तस्वीरें हैं जो लगातार आपको इस वक्त हम दिखा भी दे रहे हैं। आगे भी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उसकी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में अवनीश जी अब 30 सेकंड का समय आपको भी दे रही हूँ ओपनिंग रिमार्क्स के लिए। मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण के मूल में जो उनका जो मंतव्य था, अगर उसको पढ़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, तो किसी भी तरीके का विरोधाभास नजर नहीं आएगा। बात बड़ी साफ सी है कि 70 सालों में जो तहसीन पूनावाला कहते हैं कि जातियों को अब तक क्यों नहीं मिला, उसकी कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना कोई सरकार जिसने 50 साल इस देश पे शासन किया है। अभी तक आरक्षण की जरूरत क्यों है उन जातियों को अफर्मेटिव एक्शन के बावजूद? उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? जवाबदेही तो बनेगी ना किसी की। बात बड़ी साफ सी है, जातिगत आरक्षण जिसमें सामाजिक पिछड़ापन है, और आर्थिक आरक्षण जिसमें लगातार कई पीढ़ियों तक लोगों के पास आर्थिक विपन्नता से उबरने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए आरक्षण की बड़ी सहमत बात है। ये बात दूसरी है कि जो लोग गरीबी को एक मेंटल स्टेटस मानते हैं, उनके लिए शायद ये समझ में ना आए कि भाई गरीबी क्या चीज होती है। वो तो कहते हैं ये तो एक मानसिक स्थिति है, उससे वो वास्तव में गरीबी नहीं होती। उनको EWS आरक्षण समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तहसीन पूनावाला, अब आपके पास ही आ रही हूं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के दिमाग में भी रहा है, क्योंकि 3:09 पर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, उसके बाद 3:09 पर दोपहर के जयराम रमेश पहला ट्वीट करते हैं जिसमें वो समर्थन करते हैं, और उसके बाद 8:07 रात को चिदम्बरम साहब रिव्यू की बात करने लगते हैं। तो ये कुछ ही घंटों में जो है पूरी तस्वीर, पूरी तकदीर, पूरा पिक्चर जो है बदल जाता है, क्योंकि शायद वोटों का गणित समझ में आ जाता है कि अगर समर्थन किया तो दक्षिण में जो गठबंधन है, दक्षिण में जो हिसाब किताब है, दक्षिण में जिस तरह से राजनीति चलती है, वो सारा गणित बिगड़ सकता है। और उस गणित के आगे ये 10% का गणित समझ नहीं आ रहा है। नहीं मीनाक्षी, मैं इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ हूं। मैं इसको साफ कर दूं, मैंने इस पिटीशन को चैलेंज किया था क्योंकि जयराम रमेश जी उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उनका स्टैंड कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड माना जाएगा। कांग्रेस का स्वागत करके मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं अब भी मानता हूं भारत के संविधान और इत्तेफाक न रखने वालों की बात को ध्यान से सुना जाता है कांग्रेस पार्टी में। जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते उनकी बात को कभी ध्यान से सुना जाता है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल, मैं तो पार्टी में नहीं हूं, लेकिन कई बार हुआ है, कई बार दूसरों से ओपिनियन भी लिए जाते हैं, लेकिन क्या ध्यान से सुना जाता है? अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल सुना जाता है। मैं कांग्रेस, जी मैम, कांग्रेस के जितने भी टॉप लीडरशिप है, मैं उनके मुंह पर जो कहना चाहता हूं, मैं एग्री नहीं करता हूं। अगर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, उनके मुंह पर कहता हूं। और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन हम कांग्रेस की बात नहीं करें, हम इस मुद्दे की बात करें कि मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी से तो बहुत बड़ा है। प्लीज मुझे उससे अगर आप इजाजत दें, मैं वो बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस से मैं बात नहीं करना चाहता इस मुद्दे पर। देखिए मैम, अभी अवस्थी साहब ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी है, हमने इतना सारा रिप्रेजेंटेशन दिया है एससी को, ओबीसी को। मैं आपसे 2 या 3 सवाल पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता उसका उत्तर भी दें। आज तक हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने दलित चीफ जस्टिस बने? एक, सिर्फ एक। क्यों?
आप कहते हो ना, अगर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस बनने में तो रिजर्वेशन का हाथ नहीं, अफर्मेटिव एक्शन नहीं, कितना मौका मिला। मैं आगे की बात करता हूं। आज 2022 15 नवंबर 2022 को देख लीजिए, जितने भी भारत में कितने चीफ जस्टिस है दलित या ओबीसी समाज के, इसका उत्तर आप दे दें। मेरी मांग आपसे ये है, जितने नेशनल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर है, कितने दलित ओबीसी है, मेरी मांग ये है जिसकी जितनी ही संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बड़े विनम्रता से एक लास्ट की अपनी बात समाप्त, ठीक है, आपका पॉइंट एक लास्ट लाइन के अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी डिबेट आगे लंबी चलेगी सर, मैं आपका समझ गई, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आर्थिक आधार पर, तहसीन साहब सुनिए ना, अभी डिबेट लंबी है सर, आप इसको आगे ले आइएगा, अभी डिबेट लंबी है, लेकिन आपने मेरा सवाल कंप्लीटली डक कर दिया। मेरा सवाल ये था कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता है, अगर एक गरीब को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उस पर किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो नहीं कहा गया ना कि बाकियों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये तो नहीं कहा गया ना अभी कि बाकियों का खत्म कर रहे हैं, यही तो कहा कि जो गरीब सवर्ण है उसको भी मिले, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? मैं आपको, अगर मैं वो बात अपनी बात तो एक ही लाइन में समाप्त करना चाहता था। मैं निजी सेक्टर में आरक्षणों के सख्त विरोध, लेकिन आपके टीवी चैनल भी देख लीजिए, जितने भी टीवी चैनल है, कितने ओबीसी या दलित एंकर्स 8 या 9 बजे के चैनल के शोज करते हैं, आप बता दीजिए। ये बड़ा बहुत ही बड़ा कुतर्क दिया है तहसीन पूनावाला आपने, मतलब इतना बढ़िया कुतर्क है। नहीं, ये बिल्कुल कुतर्क है। मैं बिल्कुल इस तरह की बात को अपने कार्यक्रम में, अपने चैनल पर मंच नहीं दूंगी, क्योंकि ना तो हम किसी की हायरिंग उसकी कास्ट देख के करते हैं, ना हम किसी को मौका इस आधार पर देकर करते हैं कि वो किस धर्म विशेष से संबंधित रखता है। तो जो ये आपने बात की है, नहीं तहसीन पूनावाला, आपको अपनी ये बात वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये बात निहायती गलत है और ये कुतर्क है, ये कुतर्क की श्रेणी में है। अगर आप घर बैठकर टेलीविजन पर ये देख रहे हैं कि रात 7 बजे की डिबेट में, 8 बजे की डिबेट में, 9 बजे की डिबेट में कौन किस धर्म का है और कौन किस कास्ट का है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने देखने के नजरिए को इंप्रूव करना चाहिए। या तो आप कोई तथ्य या फैक्ट कराइए, नहीं तो अदरवाइज तहसीन पूनावाला, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका और कई बार आपसे बात हुई है, लेकिन आज आपकी ये बात सर अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बहुत ही ये कुतर्क, ठीक है। शहजाद पूनावाला, ठीक है, आपको हक है अपनी बात पर खड़े होने का, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं आपको ये कहने के लिए मंच कभी नहीं दूंगी, मैं आपको ये कहने के लिए कभी मंच नहीं दूंगी जहां पर आप ये कहने लगे, किसी दूसरे के ऊपर ये सवाल खड़ा करने लगे कि किसी की जाति, धर्म या कास्ट देखकर उसे काम दिया जा रहा है। वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक है शहजाद पूनावाला, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं ये, सर देखिए तहसीन पूनावाला, देखिए आप मीनाक्षी कंडवाल से बात कर रहे हैं, मैं अपनी कैपेसिटी में आपको ये जवाब दे रही हूँ, कि मैं किसी की कास्ट यहाँ पर देखने के लिए नहीं बैठी हूँ और ना ही मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। अगर आपके पास कोई तथ्य है, तथ्य लेकर आइए अगली बार, तो फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। शहजाद पूनावाला, मैं ये बात नहीं समझ पा रही कि इस सवाल का सीधा जवाब देने में क्या दिक्कत है कि अगर कोई आधार पर किसी को प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है तो आपत्ति क्या है, कहां पर समस्या है, क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है? मीनाक्षी जी, अब मैं हाथ जोड़कर आपसे विनंती करता हूं कि जितना भरपूर समय एक राजनीतिक विश्लेषक को मिला, कम से कम एक अधिकृत प्रवक्ता को जो पार्टी का वक्तव्य रख रहा है उसको उससे आधा समय मिल जाए। देखिए, एक एक करके मुझे बात रखने दीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने संवैधानिक खंडपीठ ने संविधान का अध्ययन करते हुए कहा है कि बैकवर्डनेस अर्थात पिछड़ापन का आधार केवल जाति नहीं हो सकता, उसका आर्थिक आधार भी होगा, और ये संविधान ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो तहसीन पूनावाला का मानना कि केवल जाति होगा, तहसीन पूनावाला हु इज रॉबर्ट वाड्रा एंड तहसीन पूनावाला? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड कि आर्थिक आधार भी एक बैकवर्डनेस का आधार होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तहसीन पूनावाला यहाँ पे बैठकर बोलते हैं कि कितने टीवी चैनल में कितने हो गए और वहां कोर्ट में कितने हो गए। अरे तुम्हारे पिछले 45 साल में कितने अध्यक्ष दलित रहे बताइए? हमारी पार्टी का 24 वर्ष में रहा है, आप बताइए अपनी पार्टी का कितना रहा? एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाए आप लोग। अब 100 साल की हिस्ट्री में चले जाओगे, आप बताइए ना, पिछले 40 साल में एक परिवार के बाहर आपका कौन सा अध्यक्ष रहा है? अभी आपने खड़गे जी को बनाया है, जब इतना सर फुटअवल हुआ, और पहले तो गहलोत जी को बनाने वाले थे। तो यहां पर बैठकर टीवी चैनल को ज्ञान मत दीजिए। तीसरी बात, इन्होंने RTE एक्ट लागू की थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें क्या आधार, एक सेकंड प्लीज बीच में ना बोले, कंप्लीट करिए, ठीक है, मैं तहसीन आपके पास आऊंगी, ठीक है, लागू किया, शहजाद कंप्लीट करिए। उसमें क्या आधार था? प्लीज मीनाक्षी जी कृपया करके, राइट टू एजुकेशन एक्ट का क्या आधार था भाई?
उसमें कास्ट आधार रखा गया है क्या? जब प्राइवेट और बाकी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन की गई है, तो आप आर्थिक आधार से करें तो आप चमत्कार कर रहे हैं, और अगर वही चीज संविधान के तहत हम लोग करें तो हम गुनहगार बन जाए, हम जातिवादी बन जाए। आपके जयराम रमेश ने बताया है कि सिन्हो कमेटी की रिपोर्ट थी और उसको आप लोग लागू करना चाहते थे, पर आपकी जो भी मजबूरियां रही होंगी, आप कोई काम पूरा करते तो नहीं थे, या करते थे तो आधा अधूरा करते थे। हमने किया तो आज आप हमें जातिवादी कहते हैं। क्यों भाई? गरीब तबके को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप इस देश के गरीबों के खिलाफ है। ठीक है, आप ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान, मुझे ये बताइए कि अगर गुजरात में इस वक्त रैलियां कर रहे हैं, मंच पर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, और जब वो मंच से ये कह देते हैं कि ईडब्ल्यूएस कानून मोदी सरकार का धोखा है, तो क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान से नहीं देखा? क्या वो लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अगर उनको समाज में बराबरी का एक मौका मिल रहा है या आगे आने के अवसर मिल रहे हैं, तो क्या वो उसे अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि अपनी वोटों की फसल इंपॉर्टेंट है? क्या स्टैंड है इस पर समाजवादी पार्टी का? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे प्लीज मौका दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मुझे बात करनी है। देखिए, मैं आपको देखिए, पहले भी मैंने स्टैंड क्लियर किया था कि आर्थिक स्थिति जिसकी भी खराब है, और अगर किसी को कोई फायदा मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी चाहती है गरीबों को उसका हक मिलना चाहिए, उसको विरोध नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है, जो 50% आरक्षण है उसमें आप इस बात को देखिए, जो नॉर्म है उस नॉर्म को जरा एक बात देखें आप। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आपको बताना चाहेंगे हम कि 95% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है। 95% है। ये सवर्णों की बात बता रहा हूं मैं आपको। 86.6% ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, और 90% ऐसे लोग हैं जिनके 2000 वर्ग फुट से कम छोटा मकान है। अब सवाल इस बात का है कि ओवरऑल 90% लोग ऐसे हैं जो इस लाभ को प्राप्त करेंगे। यानी जो लोग 50% पा रहे थे वो अब 10% में सीमित हो जाएंगे। कोई लाभ नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा कि यही आरक्षण है, ये दलितों को, ओबीसी समाज को 1950 में मिल जाना चाहिए जब मुल्क आजाद हुआ। लेकिन यही कांग्रेस है, यही बीजेपी है, इसने लागू नहीं होने दिया। 91 और 92 में मसौदा तैयार हुआ, ये 95 में लागू हुआ। 45 साल जो जातियां जो पूरी तरह से जिनका शोषण हुआ, परेशान नहीं, 45 साल लेट क्यों उनको आरक्षण मिला? एक बात। दूसरी बात मैं जानना ये चाह रहा हूं, चलिए, लेकिन अगर अभी हो रहा है तो अभी हो रहा है तो ये ठीक है, अभी आप सहमत हैं? अगर अभी हो रहा है तो होने दिया जाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, मैं प्लीज, अब मुझे मैं ये पूछ, ठीक है, आपकी 45 साल वाली बात मैंने सुन ली, लेकिन अगर अभी हो रहा है, चलिए देर सवेर सही, लेकिन अगर अभी हो रहा है तो अभी आप ठीक है ना? अभी आप बीजेपी के साथ हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं उनके फैसले का। उस पर कोई, मैं कह रहा हूं कटाक्ष नहीं, लेकिन मुझे मौका दे। हमारी मांग ये है कि आज इस मुल्क में तमाम जातियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं आर्थिक और सामाजिक तौर पे। उनकी गिनती क्यों नहीं कराई जा रही है? गिनती कराकर इसका जो हक है उसको दे दिया जाए। आज आप देखिए, यही बीजेपी है, उसने 17 अति पिछड़ी जातियां, जिनमें निषाद, बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, भार, थीवर, तमाम पाथम, तमाम जातियां आती रही, वो आज बहुत परेशान है। उनके पास खाने को नहीं है। 17 पिछड़ी जातियों को कहा था, अति पिछड़ी जातियों को कहा था कि साहब इनको हम एससी में लाएंगे, और ये 13.5% इनको इनका हक मिलेगा। क्यों हक नहीं दिया जा रहा है? जब आर्टिकल 341 कह रहा है कि आबादी के हिसाब से उनको जिसकी आबादी जो है दलितों की, उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिले। आरक्षण क्यों नहीं? मैं जा रही हूँ इस वक्त अवनीश अवस्थी जी के पास, हमारे साथ आसिफ सोहेल भी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी जी, कंप्लीट कर देने, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। करिए सर, 30 सेकंड कंप्लीट करिए। बीजेपी का तर्क ये है, प्लीज, बीजेपी का तर्क है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आप तमिलनाडु का ले लीजिए एग्जाम्पल, वहां तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। अगर सरकार चाहे, आज उत्तर प्रदेश में भी इनकी है, देश के दूसरे कोनों में भी है, केंद्र में भी है, ये आखिर आरक्षण को क्यों बोल देती है? ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ। ठीक है, शहजाद पूनावाला से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अवनीश अवस्थी जी, मुझे ये बताइए कि बार बार वो लोग जो विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ने भी जबकि इस फैसले पर मुहर लगा दी है, उनका एक बिंदु ये भी है कि आर्थिक आरक्षण का या आर्थिक आधार पर सहूलियत देने का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान ठीक तरह से पढ़ा और समझा गया है या नहीं समझा गया है? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, जब बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान बन रहा था,
किसी को मालूम नहीं था कि 1971 में यहाँ के एक प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ का नारा देंगी और 2022 में ये बात आएगी सामने कि ये तो एक सिर्फ मानसिक स्थिति है, गरीबी कोई होती नहीं है। बात बड़ी साफ सी है मीनाक्षी जी, जातियों के आधार पर नहीं, गरीबी किसी के पास भी हो सकती है। और जो गरीब है, अगर वह व्यक्ति गरीबी के कारण पिछड़ा हुआ है तो उसको भी आगे आने का समाज में हक है। ये संविधान अगर समानता कर देता है तो किसी अपने आर्थिक कारणों से जो व्यक्ति समाज में पिछड़ा रह गया है, जो समाज में ऐसी स्थिति में है जो बाकी लोगों के साथ उस रेस में नहीं आ सकता, इसलिए संविधान की मूल भावना के साथ है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा है। ये लोग कर लें, जितना मर्जी कर लें, इसके बावजूद जो है भारतीय समाज ने जिस सहज भाव से जातिगत आरक्षण को स्वीकार किया है, उसी सहज भाव से भारतीय समाज ने बावजूद इन मुट्ठी भर लोगों के विरोध के बावजूद भारतीय समाज आर्थिक आधार पर आरक्षण स्वीकार कर रहा है। अच्छा लग रहा है उसको कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक रूप से रेस में नहीं आ पा रहे हैं, बाकी वर्गों के साथ नहीं है, उनको भी आगे आने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि एक बात बड़ी साफ सी है, कई बार आया है। आप ये चैनलों की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में तो कोई रिजर्वेशन नहीं था ना, तो उसमें देख लीजिए, बॉलीवुड में क्या किसी धर्म के लिए रिजर्वेशन था? सब अपने आप आए ना। आप प्राइवेट एंकर चैनल ये सब बात करेंगे ना तो बहुत लंबी खिंच जाएगी बात, और कहां से कहां जाएगी तहसीन पूनावाला, आप समझेंगे नहीं। अब निजेश जी, अब जैसे आपने ये बात की, इस पर अगर मैं एक बात जोड़ दूं कि कहां कहां रिजर्वेशन की बात हुई है, तो सालों से अटका हुआ है महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को आधी आबादी को हक नहीं दिया जा सकता, और वो किस तरह की पॉलिटिक्स में फंसता है ये पूरे देश ने देखा है और दशकों से देखते हुए आ रहे हैं, और इस पर किसी भी पार्टी का दामन साफ नहीं है। तो जब यहाँ पर कास्ट के आधार पर चीजें देखी जा रही हैं, तो मैं कम से कम एक महिला एंकर जर्नलिस्ट होने के नाते यहाँ पर यह बात कह रही हूं कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया इस देश में, और इसकी जानकारी भी सबको रहनी चाहिए। जो बात अभी यहाँ पर अवनीश अवस्थी जी भी कर रहे थे, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जरा वो ग्राफिक दिखाइएगा। जस्टिस माहेश्वरी ने बाबा साहब का उदाहरण देते हुए, उनका जिक्र करते हुए जो कहा है, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा ये ग्राफिक, क्योंकि मैं इसे पढ़ना चाहती हूं उन सभी लोगों के लिए जिसको इस बात जिनके सामने ये कई बार आया है कि संविधान में आर्थिक आरक्षण का जिक्र नहीं है। तो आप देख लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा है कि BR अंबेडकर साहब ने 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जोर देकर कहा था, आर्थिक आरक्षण का जब सवाल उठ रहा है कि संविधान राजनीतिक लोकतंत्र के पूरक के तौर पर आर्थिक लोकतंत्र के प्रति समर्पित है। तो इसलिए जितने लोगों को ये शक है या जिनके दिमाग में ये विरोध इस बात को लेकर है कि आर्थिक आधार नहीं हो सकता, तो ऐसे में इस बात का जिक्र खुद बाबा साहेब ने किया है। आज ये बात भी सबको ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। कुछ सवाल हमारे पास जनता के आए हैं, अपने पैनलिस्ट के सामने मैं वो सवाल रखूंगी, और उसके बाद आसिफ सोहेल साहब आपके पास आ रही हूं। राजेंद्र गुप्ता वाराणसी से ये सवाल भेज रहे हैं, और देहरादून से करण सहगल ने सवाल भेजा है। मेरा सवाल है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आरक्षण को मंजूरी दी है, लेकिन उस पर बहस तो खत्म नहीं हुई, फिर ओवैसी पर सवाल क्यों? अगर SC ST OBC आरक्षण सामाजिक न्याय है तो आर्थिक आरक्षण भी तो सामाजिक न्याय है, फिर इसका विरोध क्यों? आसिफ सोहेल जी, जनता का सवाल सीधे आपके पास ही लेकर आ रही हूं। आर्थिक आरक्षण को सामाजिक न्याय के रूप में देखने में क्या दिक्कत है? देखिए मैडम, मैं बोलने से ज्यादा जो जस्टिस पारदवाड़ा साहब ने क्या कहा है, ये कास्ट बेस अगर रिजर्वेशन ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये चीज को समझना चाहिए। एक लर्नर जस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने बताया है। आप देखिए, जो लोग आदिवासी आज परेशान हैं, जितने लोग आज परेशान हैं, उनको आप देखिए ना, जो डिस्क्रिमिनेट आज भी आदिवासियों को, पिछलों को जो सो आज भी जो सो बारात निकालते हैं तो मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो चप्पल लेके गिरते। तो आप किस चीज की वो कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप अगर करना है तो जो पहले जो रिजर्वेशन दिया है उसमें पूरा हक आप वो कर दीजिए ना। आप नया एडिशन आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, पर पहले जो रिजर्वेशन जो दिया गया था उसमें कितने फीसद जो सो लोगों को वो रिजर्वेशन के तहत पूरे चीज मिले हैं? वो मेरा सवाल ये है हुकूमत से, आप बताइए मुझे। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इन दो मुद्दों को जिस तरह से आप मिला रहे हैं उसके पीछे क्या आधार है, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं,
जब वो घटनाएं हुई हैं, क्या उन पर एक्शन नहीं हुए? क्या उनके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? मतलब आप किस चीज पर सवाल उठा रहे हैं, ये थोड़ा मैं समझ नहीं पाई। कानून बनाइए ना, उसके ऊपर पहले कानून पहले से है सर इस देश में, पहले से है कानून इस देश में, नहीं पहले से है देश में कानून। नहीं देखिए, आप इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, शायद आप थोड़ा सा बड़े चश्मे से यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन पिछली जाति मंदिर बनाएंगे और मंदिर में आने नहीं देंगे, स्कूल बनाएंगे स्कूल में आने नहीं देंगे। आप सर पे चप्पल रख के चल रहे हैं। बात करिए सर, अब कौन सी सदी में आज बताइए मुझे आप। ठीक है, बी स्पेसिफिक। अब मुस्लिम समाज की इस तरह की समस्याओं को आपके सामने गिनाने लगूंगी तो फिर डिबेट कहीं से कहीं चली जाएगी। तो लेट्स बी स्पेसिफिक ऑन द इशू। हम तो परेशान ही हैं, शहजाद पूनावाला, तो धोखा ही दे रहे हैं। एक पॉइंट जो अभी पैनलिस्ट ने यहाँ पर उठाया है कि 50% से ऊपर जो सीमा जा रही है उसको भी आगे चैलेंज किया जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं। और जो जजेस ने भी जो राय दी है, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा उनकी ऑब्जर्वेशन है, 3:2 से फैसला आया है। शहजाद, नहीं, ये कोई अपवाद नहीं है, ऐसे ही जजमेंट आते। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑड नंबर ऑफ जजेस के साथ होता है और जजमेंट 3:2 मेजॉरिटी जजमेंट है। इसमें मतलब और क्या हो सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 50% का जो कैप है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट की आप बात कर रही है, उसको ब्रीच नहीं किया गया है। इसी जजमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक है आपका आरक्षण जिसका आधार बैकवर्डनेस का, जाति और उसके अलावा कुछ और हैं, ठीक है, बैकवर्डनेस का, उसकी कैप 50% के नीचे है। दूसरा आधार है इकोनॉमिक आधार और उसका है 10%। तो कहीं पर भी 50% ब्रीच नहीं हो रहा है, इंदिरा साहनी जजमेंट ब्रीच नहीं हो रहा है। परंतु मैं एक दो तीन बातें, हिपोक्रेसी देखिए इस बात इन लोगों की। एक यहाँ पे व्यक्ति बोलते हैं कि जाति आधार होना चाहिए, जाति शुड बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर रिजर्वेशन। तो भाई अगर जाति आधार है तो ये वही मंडली है जो कहती है दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को रिजर्वेशन मिले। अरे भाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन में जाति कहां होती है? अगर आप धर्म ही बदल देते हो तो आपकी जाति उस धर्म में आ जाती है क्या? मतलब कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर जाति ही आधार होना है तो फिर दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के लिए आधार रिजर्वेशन क्यों मांगते हो? पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए मीनाक्षी जी, कृपया करके। मीनाक्षी जी, आपके पास आऊंगी, आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, एक एक करके। मीनाक्षी जी, तरीका क्या है डिबेट? आसिफ सोहेल, आपके पास जब आपको बोलने का मौका दूंगी सर, उस समय बोलिएगा प्लीज। अभी एक वक्त अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद। ये क्या तरीका है? कंप्लीट करिए शहजाद। अब यहाँ पर भी आपके तरीका चलेगा क्या शहजाद, मुझे बताओ। मैं तो किसी ठीक है आसिफ सोहेल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, आपको जब बोलने का अवसर दूंगी सर उस समय बोलिएगा, वरना मुझे मजबूरन फिर ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों का समय बहस में वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एक सार्थक चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं, सबके ओपिनियन मायने रखते हैं। प्लीज शहजाद कंप्लीट करिए। तहसीन आ रही हूँ। अब ये जो जय भीम जय मीम करने वाले लोग हैं, इनको जरा पूछिए, ओबीसी और दलितों की बड़ी याद और चिंता आ रही है इनको। तो इन्होंने जब 12% मुसलमान रिजर्वेशन बोला है, और मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, धर्म आधार हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये हमारा संविधान भी कहता है। ये डंके की चोट पर ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी और ये ओवैसी की पार्टी धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन मांगते, तो वो किसका अधिकार मार के मांग रहे हैं और उसका कौन सा आधार है संविधान में? चलिए, इकोनॉमिक आधार है, सोशल आधार है, बैकवर्डनेस का आधार है, जाति का भी आधार है, परंतु मुझे रिजर्वेशन रिलीजियस कहां पर संविधान में लिखा है? ये तीनों पार्टियां यहां पर मांगती है आधार धर्म को बनाकर। ये कौन सा आधार है और किसके अधिकार को मारकर ये मांगना चाहते हैं? और जहां तक बात है दलितों की और ट्राइबल समाज की, आज पहली बार गर्व से कह सकते हैं कि एक महिला आदिवासी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। आज पहली बार जनजातीय दिवस जो है बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। आज पहली बार 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम बने हैं। ट्राइबल लोगों को अपने अपने इलाकों में माइनिंग जो होती है उसका 30% शेयर मिलता है। आज पहली बार SC/ST सब प्लान 20,000 करोड़ से 80,000 करोड़ किया गया है। ये किया है और सारी स्कीमों में 60% लेकिन एक बात हमें यहां समझनी होगी, रिप्रेजेंटेशन है तो वो रिप्रेजेंटेशन ओबीसी SC/ST OBC का है। शहजाद पूनावाला, प्रतीकात्मक रूप से जो कदम उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा पूरे देश ने की, लेकिन उससे अलग जमीनी हकीकत क्या है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है सर। ठीक है, तहसीन पूनावाला ये बताइए। एक लाइन ठीक है, कंप्लीट करिए। एक लाइन मीनाक्षी जी, एक लाइन दे दीजिए। मीनाक्षी जी, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। PM फसल बीमा, किसान योजना, आवास योजना, स्कॉलरशिप, मुद्रा योजना
इसमें 70%, 60 से 70% भागीदारी SC/ST की है। 1 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल घरों को पिछले 5 सालों में पाइप्ड वाटर मिला है। 38 लाख ट्राइबल्स के घर बने हैं। 1.5 करोड़ ट्राइबल्स के घरों में टॉयलेट बने हैं। ये जमीनी हकीकत नहीं है। 30% जो भी माइनिंग एरिया है उसमें 30% हिस्सेदारी उन ट्राइबल्स को मिलती है जिनका इलाका है जहां से माइनिंग होती है। इससे पहले ये नहीं था। ये जमीनी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मचान पर बैठकर भी पढ़ाई हो रही है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लोगों के पास घर नहीं है, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लोग भूखे सोते हैं क्योंकि उनके पास खाना उपलब्ध नहीं है। बीजेपी शासित राज्य भी हैं सर, बीजेपी शासित राज्य भी हैं। डिटेल में मैं आपको डिटेल डेटा में आपको भेज दूंगी। ऐसा नहीं है कि जमीन पर सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। ये पिक्चर हम ना पेश करें यहाँ पर तो अच्छा होगा। तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए कि जब आरक्षण को लेकर बात हो रही है और ये पूरी पिक्चर जो यहाँ पर निकल कर आई, 50% की दुहाई यहाँ पर सब दे रहे हैं कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस मामले पर आगे कंस्ट्रक्टिव क्या होगा? मैं ये मानकर चल रही हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी भी अपने दक्षिण के मामलों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, रिव्यू कर रही है, तो उस रिव्यू का क्या आधार है? 50% से ऊपर ना हो, इसे लेकर क्या कोई कंस्ट्रक्टिव कदम कोई उठाया जाएगा? नहीं, कांग्रेस क्या करेगी मैं उसमें इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक पिटिशनर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर बोल सकता हूँ क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी अलग था। मैंने जजमेंट पढ़ा है। मैंने शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट का मैं जजमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूँ लेकिन नहीं इत्तेफाक करता हूँ। तो अब मैं कल दिल्ली में हूँ, मैं जो मेरी सीनियर लॉयर्स है उनसे बात किस तरह से रिव्यू में डालना है, मैं इसे रिव्यू में जरूर डालने वाला हूं। मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैं जो मूल बात करना चाहता हूं वो हट जाती है। देखिए, आपको बुरा लगा, मैं इस बात को, आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप मुझे प्लीज बताइए, ये जो 5 जजों की जजमेंट है, मैं उनके सामने सर झुका रहा हूं, ये 5 जजों में कितने दलित जज थे? मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूं, कितने दलित जज थे इन 5 जजों? कितने थे? देखिए, हमें एक चीज समझना होगा। चलिए, नेशनल यूनिवर्सिटी दे दी, कितने दलित वाइस चांसलर्स आ गए? आप क्यों नहीं 2011 का जो सेंसस है उसका आप कास्ट सेंसस निकाल दीजिए, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। क्या आप मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि दलित व्यक्ति वाइस चांसलर बनने के योग्य नहीं है, या चीफ जस्टिस बनने की योग्य नहीं है, या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने की योग्य नहीं है, डीएम बनने की योग्य नहीं है? मैं आपको चैलेंज करता हूँ मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता को, उत्तर प्रदेश का सेंसस डेटा निकाल लीजिए, कितने डीएम, कितने पुलिस कमिश्नर, कितने एसपी दलित और ओबीसी, आज कर लीजिए। यहाँ पे अजीज भाई बैठे हुए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनकी संख्या से ज्यादा है, मैं आपके चैनल पे माफी मांगूंगा, कम है तो ये माफी मांगे। और एक चीज, अपनी बात समाप्त, प्लीज 10 सेकंड की आपसे इजाजत करता हूं। मैं आपके बात से फुल 100% इत्तेफाक रखता हूं मीनाक्षी जी। आपने विमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में बोला, मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता था क्योंकि आपने निकाला। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने उस बिल को पास किया, राज्यसभा में बिल आज भी जीवित है। भाजपा के पास सुपर मेजोरिटी लोकसभा में। मैं आपके शो पे आपको वादा करता हूं, भाजपा कल सुबह ये बिल ले आए, कांग्रेस इसे सपोर्ट करेगी और बाकी पार्टी सपोर्ट करेगी। लाइए कल सुबह, ये महिला विरोधी है, एक भी महिला भाजपा की अध्यक्ष नहीं बनी, एक भी दलित ओबीसी समाज का व्यक्ति आरएसएस का मुखिया नहीं बना। ये दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है और महिला विरोधी है। ये ठीक है। शहजाद पूनावाला, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को भी सामाजिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिला आरक्षण बिल पास होगा? चलिए, आज इस कार्यक्रम में एक बार इस सवाल को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। बताइए, होगा? मीनाक्षी जी, मुझे भी मौका दीजिए प्लीज। आ रही हूं सर आपके पास, आ रही हूं। अब एक सवाल आया, सत्ताधारी पार्टी उसका जवाब देगी ना सर? ठीक है, बताइए। पहले महिला विषय पर मैं 20 सेकंड में बोलने वाला। उससे पहले जो विषय इन्होंने दलितों के विषय में बोला, जब रामनाथ कोविंद जी को सर्वोच्च पद के लिए हमने चुना था तो उसका विरोध किया या समर्थन किया? जब आदिवासी महिला को हमने सर्वोच्च पद के लिए चुना था तो उसका समर्थन किया? उनको तो दुष्ट मानसिकता का अजय कुमार और कांग्रेस पार्टी ने बताया, और आज भी टीएमसी और कांग्रेस उनको किस प्रकार की भद्दी बातें कहती है वो आपके सामने है। अब कभी ये बात करते हैं सामाजिक संगठन की, कभी ये बात तमाम डिबेट्स हो गई सर। वो जिन नेताओं ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया उनका भरपूर क्रिटिसिज्म हुआ सर। पूनावाला यहाँ से वहां, जिन चीजों का आप उदाहरण दे रहे हैं उसका भरपूर क्रिटिसिज्म हुआ है, उनका भरपूर क्रिटिसिज्म हुआ है। अब अगर आज फिर उसी की बात करेंगे तो आज का मसला खो जाएगा। नहीं, आप एक सेकंड, चैनल आपका है, सत्ताधारी आप लोग किस प्रकार से, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ सर अपनी बात रखने का, आप जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बातों में जा रहे हैं, कंप्लीट करिए ना सर। आप मुझे पर
मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा था। आपने खामखा इंटरप्ट करके 5 मिनट गुजार दिए। ओवैसी की पार्टी वाले लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। सर, मैं 30 सेकंड के लिए साइलेंट हूं। मैं आपसे सवाल ये पूछा था कि महिला आरक्षण बिल क्या सामाजिक न्याय की डेफिनेशन में आपके लिए आता है? अब मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रही हूं। मैं 30 सेकंड कुछ नहीं बोल रही हूं, उम्मीद कर रही हूं कि आप इस पर जवाब देंगे। बोलिए। उस पे आ रहा हूं, बिल्कुल उस पे आ रहा हूं। पहली बात तो मैंने बताया रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किसने किया? इन्होंने अब आरएसएस को बीच में लाने का काम किया। भाई, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने टेन्योर कंप्लीट किया, और वो आरएसएस से ही आते हैं। आपने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री, कितने एससी एसटी प्रधानमंत्री दे दिए? बताइए ना कांग्रेस। अब आते हैं महिला आरक्षण बिल पर। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीसीएस में रिप्रेजेंटेशन हमने दिया, सबसे ज्यादा कैबिनेट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज हमारी कैबिनेट में है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके सहयोगी आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने, जो आज भी जिनकी संख्या है राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया कि उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए? पहले यह बता दे कि क्या सभी लोग जो महिला आरक्षण बिल लाया गया था उसके समर्थन में? पूछिए आप एसपी से, पूछिए आप ओवैसी की पार्टी से। ठीक है सर, मैंने 30 सेकंड का समय इसलिए रखा कि शायद आप इस पर जवाब देंगे, लेकिन आखिरी के 10 सेकंड आप महिला आरक्षण पर आए, लेकिन उसमें भी बात इधर उधर कर चले गए। लेकिन ठीक है, जनता के सवाल शामिल कर रही हूँ। मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार का सवाल है, कांग्रेस ईडब्ल्यूएस का समर्थन करती है। ठीक है, ये सवाल भी फ्लैश कर रहे हैं। फिर उनका ही सहयोगी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो जाता है। ये कैसा दोहरा रवैया है कांग्रेस पार्टी पर? ये सवाल उठा रहे हैं। टेक्स्ट सवाल हमारे पास आया था। लेकिन अब मैं अवनीजी अवस्थी जी आपके पास आ रही हूँ। ये मुद्दा देखिए, जो पूरी तस्वीर यहां पर उभर कर आ रही है आरक्षण के इर्द गिर्द, क्या साल 2022 में भी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, स्वर्णिम काल में है, तमाम बातें हो रही हैं, आज भी इन्हीं मसलों पर बात होती रहेगी कि देश के इस पद पर बैठा व्यक्ति किस कास्ट का है, टीवी स्टूडियो में बैठा व्यक्ति किस जाति का है, इस जगह पर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम क्या इन चीजों से ऊपर उठ पाएंगे, या ये हमेशा राजनीति का विषय ही बनी रहेंगी? मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि सरकार ने जो आर्मी में, आर्म फोर्सेस में जो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो परमानेंट कमीशन की बात की है, वो सबसे ज्यादा स्वागत योग्य है, जो वास्तव में उस आधी आबादी को आधी आबादी नहीं रहने देना चाहती, बल्कि वो पूरी आबादी का एक मुकम्मल हिस्सा बना देती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है सबसे बड़ा। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, वहां भी आता तो अलग बात थी कि वहां पर किसका कोटा खाया जा रहा है, के कोटे में से होगा, ये भी बात आती। हैरत की बात तो ये कि तहसीन पूनावाला ने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। जब कांग्रेस पर कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं तो मुझे सिर्फ पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मुझे हैरत हो रही है कांग्रेस के नाम पर इतनी बड़ी गारंटी कैसे दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अल्टीमेटली बात यह है, मैं बीच में नहीं बोलता मीनाक्षी जी, जब आरक्षण शुरू हुआ, संविधान ने दिया, तो उसके मूल में मंतव्य क्या था कि जो ऐतिहासिक कारणों से जो भी लोग मतलब कुछ अपनी इस हिंदू धर्म के अंतर्गत जाति व्यवस्था के कारण पीछे रह गए हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। 70 साल बाद जब ये लगा कि जाति के साथ साथ अभी भी कई पीढ़ियों से वो लोग जो आर्थिक कारणों से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनको भी वही हक है जो वो मुख्य धारा से जुड़ पाए। 70 साल का जिस दिन जवाब मिल जाएगा कि क्यों नहीं हटी, मुख्य धारा में 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है। उस दिन आप सुप्रीम कोर्ट अगर ये 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है, 50% से ऊपर जाता है तो भी ठीक है आपकी नजर में? बड़ी साफ सी बात है ना कि ये बात कोर्ट ने तय कर दी है, उच्चतम न्यायालय ने तय कर दिया। ठीक है, चैलेंज देने के लिए भी जो है तहसीन पूनावाला बात कर ही रहे थे, लेकिन ठीक है। अजीज खान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मीनाक्षी जी, मैं इसका क्लोजिंग रिमार्क्स, ठीक है, मैं आ रही हूं तहसीन पूनावाला, क्लोजिंग रिमार्क्स दे रही हूं आप सबसे। देखिए बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है कि साहब मैं सबका अधिकार दे रहा हूं। ये बार बार ये कह रहे हैं साहब, जो हजारों सालों से जिनको सताया गया, मारा गया, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे कमजोर है, आखिर ये उसका हक क्यों नहीं दे रहे? ये गिनती करा के जिसका जो अधिकार है उसको देना क्यों नहीं चाहते? आज 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, वो 54% है, उसको 54% क्यों नहीं दे रहे? जिसकी 17 पिछड़ी जातियां, उनकी 13.5% आबादी है, उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? ये किसी का हक नहीं देना चाहते, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते। अजीज खान साहब, आप फिर एक मुद्दा भूल गए। वो लोग जो किसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन जरूरतमंद हैं,
जिनको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था ना हो? इस सामाजिक न्याय की बात हो रही है इतनी देर से, और आप क्यों बार बार इस बिंदु को भूल जाते हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही। इसीलिए फुल स्क्रीन करके बाबा साहब अंबेडकर का स्टेटमेंट सबके सामने रखा था कि संविधान में उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का भी जिक्र किया है, जिसे शायद विपक्ष इग्नोर कर रहा है। यही जो है समस्या की जड़ है, यही समस्या के केंद्र में भी है। क्लोजिंग रिमार्क्स आसिफ सोहेल। ठीक है, आसिफ सोहेल। समाजवादी पार्टी 10% का विरोध नहीं कर रही है। आसिफ सोहेल, क्लोजिंग रिमार्क्स। जो जरूरतमंद है। देखिए मैडम, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, सोशल जस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं हुकूमत पहले, और जो रिजर्वेशन जो पहले से है उसके लिए क्या किया, उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और वुमेन रिजर्वेशन के लिए उनको जो अहम था ना, तो आपने अभी किसी ने बोला कि प्रेसिडेंट को बनाया, तो गुजरात में कितने महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितना दिया जा रहा है। एक प्रेसिडेंट को बनाकर आप क्या बता रहे हो कि पूरे मुल्क को खुश करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ देखिए हमने एक उस पर बात हो चुकी है, उस पर बात हो चुकी है। अब सबके लिए क्या कर रहे हैं वो बताना। शरद पूनावाला, क्लोजिंग रिमार्क्स। क्योंकि आप बार बार मुझसे महिला आरक्षण का पूछ रही थी, हालांकि वो आज विषय नहीं था, ईडब्ल्यूएस का था। महिला आरक्षण पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, उसके लिए नंबर्स चाहिए जो बीजेपी के पास एक सदन में है, दूसरे सदन में नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी आरजेडी और कांग्रेस के साथी एसपी, क्या वो महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करते हैं? तहसीन पूनावाला आते हैं, जिनका जवाब देना है वो कांग्रेस की तरफ से दे देते, जिनका नहीं देना है वो बोलते मैं कांग्रेस नहीं हूं, और आप उनकी बातों को ले देते हैं। अमेंडमेंट सर इससे पहले भी हुए हैं, जवाब नहीं हो आपके समय में भी बड़े बड़े फैसलों को लेकर हुए हैं। तो अगर महिला आरक्षण पर भी इच्छा शक्ति है तो सर हो सकती है। से सपोर्ट दिलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। एसपी आपके साथ है, उनसे सपोर्ट ले लीजिए ना प्लीज, बोलिए ना उनसे। एक बार एसपी से पूछिए। तहसीन पूनावाला प्लीज, क्लोजिंग रिमार्क्स सर। एक बार पूछिए एसपी वाले से। ठीक है, तहसीन पूनावाला। अफसोस से अब कहना पड़ता है आपके शो पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है मिसलीड कर रहे हैं। महिला रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो गया। राज्यसभा कभी में जो बिल पास होता है हमेशा जीवित होता है। मीनाक्षी जी आप जाते हैं, कभी भी वो बिल एक्सपायर नहीं होता। लोकसभा में इनके पास सुपर मेजोरिटी है, कांग्रेस साथ दे या ना दे बिल अपने आप पास हो जाएगा। इनके पास सुपर मेजोरिटी राज्यसभा में पास हो चुका है। आप मेरा फैक्ट चेक करा दीजिए, वहां पे मुझे आप वो टाइमर लगा के मेरा फैक्ट चेक करा दीजिए। झूठ बोलना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, महिला को अधिकार। समय की कमी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज एक विषय पर चर्चा हो रही थी, सामाजिक न्याय पर आज एक सार्थक बातचीत कम से कम इस पैनल में हुई। लेकिन वहां से आगे निकलकर अगर आधी आबादी के लिए भी एक बात हुई है और महिला आरक्षण बिल जो समय से लटका हुआ है, अगर उस पर भी कुछ आगे बात बढ़ती है तो आज के इस कार्यक्रम की कामयाबी कम से कम मानी जाएगी। सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।